Hello everyone, today we are going to solve business analytics quiz 2 PYQ. ओके, और ये PYQ सितंबर 24, ओके, सितंबर 24 टर्म का है, मतलब टर्म 3। ओके, सो ये पेपर मेरे टर्म का था, ठीक है। ओके, इसमें 12 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। और ये स्पेलिंग सही है ना, easiest one, मतलब इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, इस लेवल का इजी था, ठीक है। और इसी का क्विज वन अच्छा खासा था, क्विज टू इजी था और एंटन बहुत लेंदी था। तो आप पैटर्न ये समझ सकते हो कि 3 एग्जाम में से कोई एग्जाम आपको इजी देंगे। अगर आपका लक खराब हुआ तो तीनों भी लेंदी आ सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज latent demand is a demand response curve is the area obtained when। ओके, सो लेटेंट डिमांड होता क्या है, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। लेक्चर में भी बताया था कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक कार है, अभी डिमांड बहुत है बट अभी वो बिक इतना नहीं रहा है जितना नॉर्मल कार बिक रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी मतलब मेंटेनेंस के लिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग नहीं है, उसके सर्विस सेंटर नहीं है, ठीक है। ये चीज और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, ठीक है। तो वो डिमांड को अपन लेटेंट डिमांड कहते हैं, उस टाइप की डिमांड को, ठीक है। मान लो कि जब ये नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा आज से 5 साल बाद, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, सभी लोगों को इलेक्ट्रिक कार के बारे में पता चल जाएगा, तो उस टाइम जो उसका रेट होगा, ठीक है, और लेटेंट डिमांड से हटकर वो नॉर्मल डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यही कहना है कि प्राइस इज रिड्यूस्ड बिलो द आइडेंटिफाइड ऑप्टिमल प्राइस, और अभी इलेक्ट्रिक कार की नॉर्मल कार से ज्यादा प्राइस है ना। तो वही बात है, आगे के टाइम पे वो प्राइस भी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी घटकर। तो वही चीज ये कह रहा है कि प्राइस इज रिड्यूस्ड बिलो द आइडेंटिफाइड ऑप्टिमल प्राइस, ठीक है। ये इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब देखो, जब अपन वो कर रहे थे ना, पॉट फेवर वाला d2/d1, ठीक है, और इसका लॉग ले रहे थे। लॉग इसलिए ले रहे थे ताकि हमारा प्रोबेबिलिटी के टर्म में आ जाए, e⁻x/1 प्लस e⁻x इस फॉर्म में आ जाए, है ना। मतलब कि हमारा 0 से 1 के रेंज में आ जाए हमारा वैल्यू। तो वही चीज है ना कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब होता है कि लॉग फंक्शन लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है। स्टेप 2 में भी अपन पढ़े थे, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग द स्क्वायर एरर, ये लीनियर रिग्रेशन का काम होता है ना। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, y प्रिडिक्टेड माइनस y एक्चुअल का डिफरेंस का होल स्क्वायर, है ना, इसका सम करके अपॉन है। तो यही चीज, इसको मिनिमाइज लीनियर रिग्रेशन का काम होता है, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का काम होता है लाइक्लीहुड, मतलब लॉग लाइक्लीहुड को बढ़ाना। ओके, मिनिमाइजेशन द रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू को रेसिड्यू बोलते हैं। तो इस ये भी इसी का पार्ट है ना, नॉन ऑफ दिस तो, ठीक। ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट याद भी कर लो तो ठीक है, बस मैं थोड़ा थोड़ा समझा दिया हूँ। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेम देखो, है ना, डिमांड का इक्वेशन दे रखा है और बोल रहा है कि हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो ऐसा कौन सा प्राइस रखें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, देखो एक होता है रिवेन्यू। रिवेन्यू को पाई से डिनोट करते हैं ना, रिवेन्यू। रिवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिमांड इनटू प्राइस, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट टू 0, ठीक है। और अगर हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है तो क्या करो, डिमांड इनटू प्राइस माइनस डिमांड, सॉरी, कॉस्ट प्राइस इनटू, ठीक है, ओ सॉरी, डिमांड इनटू प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इनटू डिमांड, ठीक है, मतलब यही चीज। मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस डी इंटू पी माइनस डी इंटू सी, ठीक है। तो चलो आप करते हैं डी इंटू पी। तो डिमांड हमारा कितना है, 7020 माइनस 5p, ठीक है। इसको आप p से मल्टीप्लाई करो, माइनस डिमांड सेम थिंग 720 माइनस 5p, ठीक है। इसको आप सी हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सी मीन्स कॉस्ट प्राइस। अब हमको क्या कॉस्ट प्राइस दे रखा है कि, सॉरी, selling price if the item made at, what is the optimal selling price if the item is going to made at मतलब cost price, है ना। cost price 20 है, ठीक है, ठीक है।
बस इसी को अब हमको डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कर देते हैं। 720p माइनस 5p² ठीक है, ये माइनस तो एज इट इज है, ओके। और 720 × 20 इसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे जीरो ही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 20 25 100 p, ठीक है। इसका एफ डैश लेते हैं, एफ डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। इसको डेरिवेटिव किए 720 माइनस 10p, ठीक है। इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, ठीक है। बचा 100, p का डेरिवेटिव 100, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक। 720 प्लस 100 820, वो भी माइनस में, इधर भी माइनस में, मतलब 10p। तो यहां से आपको p का वैल्यू आ जाएगा 82, ठीक है। ये चीज, अब इसमें हम एक और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मान लो कि पूछ देता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, क्या करते हैं, एक बार और इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना। एक बार और डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस 10p का क्या बन जाएगा, -10, और ये भी जीरो बन जाएगा। तो मतलब लेस देन आया, लेस देन जीरो आया ना, लेस देन जीरो है मतलब कॉनकेव, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, सिंपल चीज है, रिवाइजन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो, से ए डिमांड रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है, कांस्टेंट इलास्टिक कर्व है, ठीक है। इफ Q1 इतना है, Q1 मतलब डिमांड क्वांटिटी है, ठीक है। Q1 मतलब डिमांड वाला, डिमांड है 2400, सेकंड डिमांड है 1500, ठीक है। अगर डिमांड 2400 है तो प्राइस कितना है, 100, ठीक है। डिमांड अगर 1500 है तो प्राइस कितना है, 200, ठीक है। तो पूछ रहा है इलास्टिसिटी। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपन किए थे ना प्रैक्टिस असाइनमेंट में, D1/D2, इस टाइप से थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का कर्व था ना, लाइक दैट, है ना। और वहां पे आपको क्या था कि इधर यहाँ पे क्या था, इधर प्राइस था और इधर डिमांड था, ठीक है। और इस पॉइंट पे कोई एक डिमांड ले लेते थे, ठीक है। यही है ना, Q1 क्वांटिटी 1 और प्राइस 1, ये Q2 प्राइस 2, ठीक है। इसका कोई वैल्यू यहाँ पे था, इसका कोई वैल्यू यहाँ पे था, है ना। तो वही चीज है, वही चीज हमको करना है कि एक, सबसे पहली बात कांस्टेंट इलास्टिक कर्व है ना, कांस्टेंट इलास्टिक कर्व का डेफिनेशन क्या है, डिमांड इज इक्वल टू सी इंटू पी की पावर माइनस सी, ठीक है। बस वही चीज अपन कर रहे हैं। हमारे पास दो डिमांड है ना, Q1 मतलब डिमांड है ना, दोनों चीज लिखे, D1 इक्वल टू सी इंटू पी की P1 की पावर माइनस सी, सेम थिंग। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से क्या फायदा है कि पता है, ये सी वाला टर्म हट जाता है ना। तो D1/D2 इक्वल टू P1/P2 की होल पावर माइनस सी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास D1 है ना, यहाँ ऊपर में आप देखो कि T1 P1 मैंने लिख रखा है, D1 हमारा 2400 है, D2 हमारा 1500 है। तो वही चीज आप लिखो, 2400 अपन 1500, ठीक है, इज इक्वल टू P1/P2, P1/P2 बोले तो 100/200, 100/200 की पावर माइनस सी, ठीक है। ये चीज है। अब इसका क्या करते हैं, इसका लॉग लेते हैं, यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाओ, है ना। इसको सीधा लॉग ले लेते हैं, ठीक है। और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 से कैलकुलेट करो तो नीचे 5, 3 से कैलकुलेट करो तो ऊपर 8, 8/5 1.6, ठीक है। तो लॉग ऑफ 24/15 करोगे तो 1.6, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, ओके। इज इक्वल टू, ये तो 1/2 हो गया मतलब 0.5, इसका भी लॉग लो, हो यहाँ पे माइनस ई इधर आएगा, है ना। जब लॉग लेंगे तो माइनस ई नीचे उतर के आ जाएगा, ठीक है। और लॉग 0.5, ओके। अब देखो यहाँ लॉग में क्या है, लॉग में लेस देन 1 है ना, तो इसका इसका होल का वैल्यू, लॉग ऑफ 0.5 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। चलो निकाल कर एक देख लेते हैं ना। लॉग कितना है, लॉग 1.6 एंड लॉग 0.5, लॉग 1.6 0.2 एंड लॉग 0.5 का नेगेटिव आएगा, -0.3, ठीक है। तो इसका वैल्यू आया 0.2 इज इक्वल टू माइनस ई, और इसका भी वैल्यू माइनस में था तो प्लस हो जाएगा ई 0.3, ठीक है। तो यहाँ से ई का वैल्यू आ गया 2/3, मतलब 0.66, आंसर है रेंज में, बस, ठीक है। बट ये लॉग वाला कैलकुलेशन आपको करना होगा, वो क्या, जो कैलकुलेटर हमको गंदा सा मिलता है उसमें, ठीक है। तो उसका आप एक बार आदत डाल लेना कि कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। TCS कैलकुलेटर गूगल पे करना आ जाए। व्हाट डज द टर्म मल्टी कोलिनियरिटी रिफर्स टू, ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली रिलेटेड विथ ईच अदर,
मतलब ट्रू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से कितने ज्यादा चिपके हुए हैं, उसको बोलते हैं। ये है इसका डेफिनेशन। ठीक। अब ऑप्शन देख लो, जहां जहां डिपेंड सब में डिपेंडेंट ही यूज हो रहा है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है। ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ये अपन वीक 7 के थ्योरी में भी फर्स्ट थ्योरी में ही पढ़े थे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का वही होता है कि मोस्ट ऑफ द केस में ना इसका बाइनरी आउटपुट होता है 0 1। ठीक है। और अगर मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं ना, तब वहां पे मल्टी क्लास मतलब क्या, ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी, इस टाइप है ना, वही चीज। तो ये भी सही है, ये भी सही है। प्रिडिक्टिंग द ऑर्डर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द स्पेशल इवेंट, यस ये भी सही है, यही चीज तो अपन कर रहे हैं उधर लॉग लेकर। ठीक है। तो देख लो, मतलब ऊपर इतना क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा है ना। ओके, अब यहाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं, ये तो अति वाला क्वेश्चन है, एनोवा वाला है ना। तो अब यहाँ से देखो कि हमारे पास मॉडल दे रखा है ना, मॉडल दे रखा है y इक्वल टू दिस दिस, ये स्लोप है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये स्लोप है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 3 4 5, 5 वेरिएबल्स है। कुछ और दे रखा है क्या? डाटा सेट में 320 डाटा पॉइंट्स है, मतलब n इक्वल टू 320। ठीक है। तो ये एनोवा टेबल में कुछ ऐसा बना होता है ना। ठीक है। तो एनोवा टेबल का जो टोटल होता है ना, हमारे पास एन कितना है, 320 है ना। तो यहाँ पे एनोवा टेबल का एन कितना होता है, n-1। ठीक है, दैट इज हमारे केस में 319, 319। वीरेंद्र सहवाग का हाईएस्ट स्कोर। ओके। और अब हमसे पूछेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रेसिडुअल बताओ और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन बताओ। ठीक है। तो जितने वेरिएबल्स हैं ना, हमारे केस में वेरिएबल्स कितने हैं, 1 to 5, 5। जितने वेरिएबल्स हैं वो हमारे हो जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन। ठीक है। तो रिग्रेशन का हमारा हो जाएगा 5। अब देखो टोटल है हमारे पास 319, उसमें से 5 रिग्रेशन में चला गया, तो रेस्ट कितना हो जाएगा, 319 माइनस 5, 314। ठीक है, सिंपल। मैंने ऐसे याद किया था कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रिग्रेशन में जितने वेरिएबल है वो होगा या रेसिडुअल में होगा, है ना। तो मैंने ऐसे याद किया था कि रेसिड्यू, रेसिड्यू का हिंदी होता है कचरा, है ना, मतलब समझ लो। तो कचरा ज्यादा होता है, लाइक दैट। ऐसे आप वो कुछ भी आप तरीका याद कर सकते हो, मैंने उस तरीके से याद किया। ठीक है। ओके। हाउ मेनी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट इन एनोवा टेबल, तो यहाँ से टोटल भी निकाल दिए, 319। ठीक है। इफ नो फीचर इंजीनियरिंग वाज परफॉर्म, हाउ मेनी फीचर वेयर प्रेजेंट इन द डाटा सेट, बस यही है। फीचर इंजीनियरिंग नहीं होगा तो कितने डाटा होंगे, 1 2 3 4 5 आंसर। ठीक है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। ओके, लेट्स डू इट। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, देखो हम जो पढ़े थे उसमें क्या था कि इस साइड एक्चुअल था, है ना, इस साइड प्रिडिक्टेड था, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अब बाद में हम डायरेक्ट इसमें भी बता देंगे। ठीक है, बस हमको समझाना है मैन आप लोग, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है। मैं एक नया टेबल ऐसा बना रहा हूं जिसमें इस साइड होगा एक्चुअल, इस साइड होगा प्रिडिक्टेड। ठीक है, यही हमारा कन्वेंशन था। और यहाँ पे क्या होता था हमारे केस में, इसको मान लो 1, 1 मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, 1 मीन्स पॉजिटिव, 0 मीन्स निगेटिव, है ना, सक्सेस जो बोलो। ट्रू पॉजिटिव यहाँ होता है, यहाँ ट्रू निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ ट्रू पॉजिटिव है तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स, पॉजिटिव का अपोजिट निगेटिव। ठीक है, फॉल्स, निगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव। ठीक है। ओके। अब इसको फिल करते हैं। ठीक है, फिल करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ट्रू पॉजिटिव मीन्स क्या, एक्चुअल भी 1 और प्रिडिक्टेड भी 1। यहाँ देखो, पॉजिटिव को 1 मान लो, है ना। यहाँ देखो पॉजिटिव, यहाँ भी 1 और इधर भी 1, तो ये चीज हो गया, ये हमारा हो गया ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव हमारा 25। सिमिलरली ट्रू नेगेटिव कितना हो गया, 144। ये हमारा ट्रू नेगेटिव 145। ठीक है। अब यहाँ देखो, एक्चुअल 1 होना चाहिए और प्रिडिक्टेड 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखो, एक्चुअल 1 मतलब ये कॉलम देखना है, एक्चुअल 1 होना चाहिए और प्रिडिक्टेड 0 होना चाहिए। तो ये 155, ये हमारा हो गया एफ एन। 155 हमारा हो गया एफ एन। ठीक है। अब जो बच कौन सा गया, ये हमारा कौन सा हो गया, एफ पी। फॉल्स पॉजिटिव मतलब गलती से हमने उसको पॉजिटिव बोल दिया, एक्चुअल में निगेटिव है ना, गलती से हमने उसको पॉजिटिव बोल दिया, फॉल्स पॉजिटिव नाम, उसे आप याद रखो, है ना? चलो ठीक है, अब आपके पास सारा चीज आ चुका है ना, सारा चीज आ चुका है। ओके। अब अब सब जो से भी सवाल पूछे, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का फॉर्मूला ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल।
ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव का काउंट कितना है? 25 प्लस 145, 25 प्लस 145, और टोटल कितना है? 25 प्लस 145, 300, 400। ठीक है, टोटल 400 है। तो ये कितना बना? 4 2 6, 170/400। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 170 को 4 से डिवीजन मार दो तो 42, 8, 42.5, या आई थिंक 42.5। अब पूछा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, इसके वजह से भाई साहब, अरे यार क्या नहीं हो गया था, ठीक है, क्या नहीं हो गया था पिछले बार, कि आंसर पूछता है परसेंटेज में या फिर डेसिमल में, ठीक है। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है, गिव योर आंसर इन डेसिमल नॉट इन परसेंटेज, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन में ये बोल देगा कि गिव द आंसर इन परसेंटेज, तो हर क्वेश्चन को पढ़ना है उसके बाद आंसर देना है, ठीक है, वही चीज। तो बोल रहा है डेसिमल में ही दो, तो ये डेसिमल में, सॉरी डेसिमल में देना है ना, तो ये परसेंटेज में था ना, तो डेसिमल में कितना होगा? 0.425, इसके रेंज में है, ठीक है। इसका तो भाई अच्छे से याद रखना कि हमको आंसर किस चीज में देना है ना। ओके, व्हाट इज द प्रिसीजन? प्रिसीजन का फॉर्मूला, प्रिसीजन ऑफ निगेटिव क्लास मतलब क्लास जीरो, ठीक है। प्रिसीजन ऑफ क्लास वन का फॉर्मूला क्या था? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी, यही है ना, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। अब हमको क्लास जीरो का निकालना है। क्लास जीरो का फॉर्मूला क्या होगा? सेम, जहां जहां पॉजिटिव है उसको निगेटिव कर दो, बस। एफ एन, तो टीएन हमारा केस में कितना है? टीएन का वैल्यू यहाँ देख लो, टीएन 145 अपॉन 145 प्लस कितना है? एफ एन, ठीक है। अरे एफ एन, एफ एन 155, इसका सम करो, नीचे तो 300 हो गया, 145, ये अप्रोक्स 0.49 के आसपास आएगा, ठीक है। आंसर देख लो, आ रहा है अप्रोक्स में, तो 145 अपॉन 145 प्लस 150, ठीक है। अब क्या है? रिकॉल, रिकॉल फॉर द पॉजिटिव क्लास, तो रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव 145, नहीं नहीं नहीं, तो ट्रू नेगेटिव था ना। ट्रू पॉजिटिव 25 अपॉन 25 प्लस 75, 25 अपॉन 25 प्लस एफ एन, एफ एन का वैल्यू कितना है? 155। इसको आप सॉल्व करो, 25/5 2 7, 180, तो 1/7 है, तो 0.14 के आसपास आएगा आंसर, ठीक। ओके, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कैलकुलेशन करना नहीं है, नॉर्मल है ना। सो अब देखो कि आप एक रिग्रेशन प्रॉब्लम फॉलो कर रहे हो, जैसे था ना ऊपर वाला y इक्वल टू m1 x1, सॉरी कांस्टेंट था, स्लोप था x1, ऐसा ही आप 8 वेरिएबल लेकर, मतलब x1 से लेकर x8 तक आप लिए हुए, ऐसा लेकर आप सॉल्व करो, ठीक है। n का वैल्यू है 150, ओके। आर स्क्वायर का वैल्यू है इतना, ठीक है। ओके, यू आर एडिंग वन मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल टू द डाटा सेट, ठीक है। अब क्या किए, 8 से बढ़ाकर एक और कर दिए 9, ठीक है। 9 करने पर न्यू आर स्क्वायर हमारा 0.8 हो गया, ठीक है। मतलब कि पहले था, अगर हम 8 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का वैल्यू 75% था, ठीक है। अब हम 9 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो 80%। ये कहने का मतलब क्या है, अगर 8 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो 75% तक एक्यूरेसी पहुंच रहा है, या फिर 75% हमारा वो डाटा सेट को कवर कर पा रहा है ना। तो अगर हम 9 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किए हैं वो हमारे काम का है ना। तो यही सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन यही है होगा कि, पहले रुको ये करते हैं ना, हाँ पहले पहला क्वेश्चन क्या है, यही मतलब ये पूछ देगा कि जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल जो ऐड किए हैं वो हमारे काम का है या नहीं है, तो हम बोल देंगे है। ये किस बेसिस पे करेंगे कि एडजस्टेड आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे पहले, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यू एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो सबसे पहले ओल्ड निकालते हैं, ठीक है। तो ओल्ड के लिए रेड कलर यूज करते हैं, ओल्ड आर स्क्वायर मतलब एडजस्टेड आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस
1 माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस के माइनस वन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो तो क्या बनेगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर, ओल्ड आर स्क्वायर कितना था, ठीक है, ओल्ड है ये, है ना, 0.75, ठीक है, तो 1 माइनस 0.75, 0.25, ठीक है, 0.25 इंटू एन माइनस वन, एन हमारा कितना है 150, 150 माइनस वन 149 अपॉन एन 150, के हमारा इस केस में कितना होगा 8, है ना, क्योंकि ओल्ड में 8 ही वेरिएबल था, तो 150 माइनस 8 माइनस 1, तो टोटल 9 माइनस होगा तो 141, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, आंसर क्या आता है, लेट मी राइट डाउन, वेट, पॉज करके करता हूँ, ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 0.735, ठीक, ये हमारा आ गया ओल्ड आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, निकालते हैं न्यू आर स्क्वायर, ठीक है, तो न्यू आर स्क्वायर निकालते हैं, न्यू आर मतलब एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो सेम फॉर्मूला होगा 1 माइनस, ठीक है, और 1 माइनस आर स्क्वायर, तो न्यू वाला आर स्क्वायर कितना है 0.8 है ना, तो 1 माइनस आर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू एन माइनस वन, तो सेम ही है, ठीक है, और अपॉन में एन माइनस के माइनस वन, इस बार के का वैल्यू 9 है ना, के का वैल्यू यहाँ 9 है, देख रहे हो कि एक और एक्स्ट्रा कर दिया है ना बाद में, तो 150 माइनस 9 माइनस वन मतलब 140 हो गया इस बार, ठीक है। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो हमारे केस में आंसर क्या आएगा, लेट वेट, 0.2 और डिनोमिनेटर में 140 है ना, 149 इंटू 0.2 अपॉन 140, उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आता है 0.787, तो ये हमारा हो गया न्यू एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हो ओल्ड 73 था, न्यू 78 हो गया, मतलब बढ़ा है, तो जो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल जो ऐड किए हैं ना वो हमारे काम का है, बस। तो देख लो आंसर तो रेंज में आपको आ ही गया, प्लस व्हाट डज द न्यू एडजस्टेड आर स्क्वायर इम्प्लाई, न्यू एडजस्टेड क्या बोल रहा है कि तो न्यू वेरिएबल मस्ट बी केप्ट, मतलब वो हमारे काम का है, उसको रखो हमारे मॉडल में, ठीक है, ओके। और यदि यही आर स्क्वायर का वैल्यू लेस हो जाता ना, लेस हो जाता 73 से न्यू आर स्क्वायर का, तो हम फर्स्ट वाला बोलते कि उसको हटा दो, काम का नहीं है। तो अब ये वीक 8 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वीक 8 का क्वेश्चन है, इसमें दो चीज आप ध्यान रखो, क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर, क्या है क्वेश्चन में एक चीज बोलेगा, हाँ, आउटपुट कांस्टेंट और इनपुट कांस्टेंट, ठीक है, अगर बोले आउटपुट कांस्टेंट, आउटपुट आउटपुट कांस्टेंट, अगर आउटपुट कांस्टेंट है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अंदर की तरफ कॉनकेव टाइप का कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। और अगर बोले कि इनपुट कांस्टेंट, इनपुट कांस्टेंट, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, देखो जिस कलर का वो है उस कलर का उसका ग्राफ भी मैं बना दिया हूं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है, ये आप याद रख लेना, बस हो गया। अब यही पूछेगा कि अगर आउटपुट कांस्टेंट है, आउटपुट कांस्टेंट है, बस मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा कॉनकेव का ग्राफ हम बना दिए, ठीक है। अब यही पूछेगा कि उस कॉनकेव ग्राफ पे कौन कौन सा पॉइंट आ सकता है, तब देखो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अगर हम ठीक ठाक तरीके से बनाए, मतलब एग्जैक्ट ज्योमेट्री से, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, ठीक है, ओके। वही चीज है देखो कि which would you assume, मतलब अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है कि एफिशिएंट फ्रंटियर मींस इफ आउटपुट इज गोइंग टू कांस्टेंट, आउटपुट कांस्टेंट है, दैट मींस हम तुरंत, आउटपुट कांस्टेंट है तो हम तुरंत ग्रीन वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, आउटपुट कांस्टेंट है, अरे यार, तो ये ग्रीन वाला ग्राफ बनाएंगे, मतलब ऐसा। अब इस पे जो जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि इनपुट कांस्टेंट, इनपुट कांस्टेंट मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनाएंगे इस पे जो जो पॉइंट्स आ रहा है वो हमारा आंसर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये होता है ना, ठीक है, ये चीज। अब ये हमारा प्राइमल डुअल का क्वेश्चन, ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये देखो, ये हमारा प्राइमल है, प्राइमल में मैक्सिमाइज करना होता है और सारे चीज लेस में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप गौर से देखो, लेस लेस लेस, यहाँ देखो इक्वल टू हो गया ना, तो इसको दो भाग में बांट देंगे, कांस्टेंट 3a, कांस्टेंट 3b, ठीक है, यहाँ भी देखो 5a कांस्टेंट 5b, ठीक है, इसको काउंट नहीं करते हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट काउंट करने, ठीक है, इसको काउंट नहीं करते, ये तो नेचुरल सी बात है, ठीक है, ओके।
ओके। और इसको कैसे बांटते हैं पता है? जैसे मान लो कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 50 है ना, तो इसको अगर कैसे बांटना होगा तो कैसे बांटेंगे पता है? x1 प्लस x2, ये हम लेक्चर में भी बताए थे, ग्रेटर इक्वल टू 50 एंड x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 50, इन दोनों का अगर एंड ले लेते हैं तो यही बनेगा ना, वही चीज है। तो फिर इसको फर्दर माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x1 प्लस x2 माइनस करेंगे तो ये इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, -50। ये एंड ये हमारा 3a 3b बन जाएगा सिमिलरली इसके साथ। तो प्राइमल में बताओ, प्राइमल में हमारे केस में, रुको यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो कि जगह यहीं पे सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। तो प्राइमल में इधर है प्राइमल, वेरिएबल कितने हैं? y1 y2 y3 y4 y5 y6, वेरिएबल 6 है, ठीक है। तो ड्यूअल में ये वेरिएबल हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट कितने होंगे? 6 होंगे। प्राइमल में कॉन्स्ट्रेंट कितने हैं? एक दो, इसमें दो, दो है ना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कॉन्स्टेंट है। इसमें वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक है, ड्यूअल में। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा फटाक से आंसर देना। हाउ मेनी कॉन्स्टेंट इन ड्यूअल? कॉन्स्टेंट कितने हैं ड्यूअल में? 6। 6। हाउ मेनी वेरिएबल इन ड्यूअल? वेरिएबल कितने हैं? 7। आंसर 7, बस। ठीक है, ओके। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट फॉर द ड्यूअल वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू कांस्टेंट 4 इन प्राइमल? ठीक है, कह रहा है कि जो कांस्टेंट 4 है ना प्राइमल में, इसका जब हम ड्यूअल बनाएंगे तो क्या होगा? अब देखो, जब ड्यूअल बनाते हैं तो क्या होता है, इधर जो राइट साइड में है ना, ये सब हमारा क्या है, यहाँ आ जाता है। जैसे ड्यूअल में मान लो कि ड्यूअल में कितने वेरिएबल होंगे? ड्यूअल में वेरिएबल 7 होंगे, x1 x2 ऐसे लेके x7 तक ले लो, ठीक है, बीच में x4 भी होगा, है ना। तो x4 का कॉफिशिएंट क्या होगा वही पूछ रहा है, करस्पॉन्डिंग टू इसके। तो जियो यहाँ पे होता है ना, ये ऊपर चला जाता है, मतलब x1 का कॉफिशिएंट 200 होगा, x2 का कॉफिशिएंट 50 होगा, x3 का कॉफिशिएंट 65 होगा, सिमिलरली x4 का कॉफिशिएंट 20 होगा, तो आंसर हमारा 20। ओके, गॉट इट। ओके, तो हमारा 20 हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि नॉन जीरो को है तो क्या है, नॉन जीरो क्या है, कौन कौन सा है, ठीक है। तो हम एक चीज बताए थे लेक्चर में कि अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया तो इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग, और अगर बाइंडिंग है तो करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग ड्यूअल इज नॉन जीरो, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तब देखो, हमारे पास बहुत सारा ऊपर वेरिएबल है ना, कांस्टेंट है, उसमें ये सारे y6 का वैल्यू रखेंगे, जहां जहां LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा वो बाइंडिंग होगा, और बाइंडिंग होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग नॉन ड्यूअल नॉन जीरो होंगे, तो उसी का हमको काउंट बता। तो सबका वैल्यू कितना है? y1 का 4 5 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक सेकंड के लिए, y1 का 4 y2 का 4 5 2, इसका 10 था, y4 का 10 है ना, y4 का 6 10 5, ठीक है। तो 6 10 5, ठीक है, ये चीज हमने कर लिया है। ओके, तो अब सारे कॉन्स्ट्रेंट में ना ये वैल्यू डालते जाओ, जो जो इक्वलिटी होल्ड करेगा उसका काउंट निकालते जाओ, बस। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस इसका सम करो, मतलब 4 प्लस, मतलब 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5, क्या ये 200 है? नहीं होगा ना, इसका सम लेस देन ही 200 होगा, है ना। तो ये वाला हमारा बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग है, एंड बी नॉट बाइंडिंग, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS नहीं है, ठीक है। अब y1 प्लस 3y2, यहाँ y1 का वैल्यू कितना है? 4, तो यहाँ से कितना होगा? 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू y3 बोले तो 2, इसका वैल्यू कितना होता है? 6 4 दूना 8, 8 प्लस 6 14 होता, 14, ये भी नॉट बाइंडिंग के केस में आ गया, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, 4 टाइम्स ऑफ y2, 4 टाइम्स ऑफ y2 बोले तो 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ y4 बोले तो 6, 3 टाइम्स ऑफ y6 मीन्स 5, इसका 15 23 45 20 65, यस, ये इक्वल टू 65 हो रहा है, दैट मीन्स ये बाइंडिंग है,
ठीक है, तो ये एक हमारा आ गया काउंट वन। ठीक है, y1 प्लस वाई थ्री, y1 प्लस वाई थ्री 6 होता है, बट यहाँ 20 बोला है, तो ये भी नॉट माइंडिंग का केस हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें तो दो काउंट हो जाएंगे ना, एक ये और एक दो, आई थिंक यस। y2 प्लस वाई फोर प्लस वाई सिक्स, y2 प्लस वाई फोर प्लस वाई सिक्स, सबका सम करो, 5 6 5 11, 11 5 16, यस, तो ये भी हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग दो, मतलब वो है ना कॉन्स्ट्रेन है, तो काउंटिंग इसका भी दो होगा और इसका भी दो काउंटिंग होगा, तो टोटल हमारे पास चार मतलब ऐसे काउंटिंग हो गई जो कि जहां केस में एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा। देखो कंफ्यूजन मत करना कि देखो ये तो दो इक्वेशन है ना, मतलब दो कांस्टेंट है, y2 माइनस ऑफ y2 प्लस y4 प्लस y6, ठीक है, इज लेस और इक्वल टू -16, और एक क्या है, y2 प्लस y4 प्लस y6 इज लेस देन और 16, कुछ ऐसा ही है ना, एक यही है ना, ग्रेटर देन और लेस देन, हाँ यही है। ठीक है, तो इन दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसलिए दो काउंट, सिमिलरली यहाँ भी दो काउंट, तो टोटल चार काउंट हो गया। ठीक है, आंसर आ गया, ये पेपर करवा दिए। ठीक है।